हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्केमिस्ट केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 11th की केमिस्ट्री शुरू की थी, जिसको हमने शुरू किया था यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। आज हमारी इसी सीरीज़ में थर्ड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने किए थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको ये ईजिली समझ आ सके, क्योंकि ये उसी से कोरिलेटेड है। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसको दिया गया था ताकि वो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं उनको हम थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर सके। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये हमें क्या बताती है कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बनता है? एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो इसका है पोस्टुलेट, वो ये कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। कि जितने भी मैटर हैं वो सब किससे मिलके बनते हैं? एटम से। एटम्स जो है वो कैसे होते हैं? इनडिविजिबल, कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता। ये इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट है। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या बोलता है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि जो एटम्स होते हैं उनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उनको तोड़ सकते हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज करें, हम एटम्स को हम नहीं बना सकते और ना ही उनको हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जो थर्ड पॉइंट है वो बोलता है कि एटम एक ऐसी छोटी यूनिट है जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट करती है। कि जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which takes part in chemical reactions या फिर chemical combinations। ठीक है। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो हमें क्या बताता है? इसकी नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एक तरह के एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। कि जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, तो इसमें जो एटम्स है दोनों कैसे हैं? O+O से मिलता है ये, कि दोनों ही क्या है? ऑक्सीजन है। कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि जो अलग एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो उनके एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यही बेसिक बातें बताती है हमें थ्योरी। लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसका क्या है कि जो एटम्स होते हैं, जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी भी फिक्स रेशियो में, तो वो हमें क्या देते हैं? कंपाउंड एटम। देखिए, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करके जो हमें प्रोडक्ट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम हम मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं। पहले हम मॉलिक्यूल को कंपाउंड एटम से बोलते थे। ठीक है, क्लियर है। आज की टाइम पे हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये हमारी होती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सारे बेसिक पॉइंट्स हैं इसमें कि जो मैटर होता है वो किससे बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको हम बोलते हैं एटम्स। सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि जो एटम्स होते हैं वो ना ही क्रिएट किए जाते हैं और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कि जो एटम होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं।
लास्ट जो है वो क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स के, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से जो हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एटम। जैसे वाटर, दो या दो से ज़्यादा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे मिलके जो हमें मिला इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एटम या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ कमियां थी इसमें। देखिए, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो शुरू में काफ़ी अच्छी थ्योरी मानी गई थी, लेकिन जैसे जैसे आगे डिस्कवरीज होती गई तो उसमें कुछ खामियां नज़र आने लगी, कुछ ड्रॉबैक्स दिखाई देने लगे। तो देखिए इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला क्या है कि जो ये थ्योरी है ये हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन उनको सिर्फ बाय मास ही वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू गैसियस वॉल्यूम्स वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इट एक्सप्लेन्स लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख देते हैं हम इसको, बाय मास but failed to explain the law of gaseous volumes, कि जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे उनको ये सिर्फ बाय अकॉर्डिंग टू मास ही डिफाइन कर पाई, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक थी। जो सेकंड इसके ड्रॉबैक है कि इसने ये तो हमें बता दिया कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। क्लियर है। थर्ड जो इसकी ड्रॉबैक थी वो थी कि इसने हमें बताया कि जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हमें क्या देते हैं, मॉलिक्यूल, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो क्यों कंबाइन होते हैं और कैसे कंबाइन होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने में ये क्या हुई, फेल हो गई। इस वजह से ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इसने हमें ये नहीं बताया कि जो कोई भी दो एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कंबाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें कौन सा फोर्स लगाते हैं, उनका जो फोर्स होता है उसका नेचर क्या होता है। फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट bind the atoms in a molecule। ठीक है, इसके जो ये थे ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ कमियां हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक नई थ्योरी बनानी पड़ी जिसको हम जानते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है, क्लियर है कि डाल्टन ने एक थ्योरी दी, जो क्यों दी, ताकि वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को जस्टिफाई कर सके, लेकिन उस थ्योरी में कुछ कमियां पाई गई। उनको इम्प्रूव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एक और थ्योरी दी जिसका नाम है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो पहली मॉडिफिकेशन की गई वो थी कि जो एटम्स होते हैं उनको हम इनडिविजिबल नहीं बोल सकते। एटम इज no longer considered to be indivisible। बताया गया कि जो एटम्स होते हैं इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कवरीज की गई और बताया गया कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके एटम बनता है, उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सेकंड इसमें पॉइंट दिया गया वो था कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि जो एटम्स हों वो भी सेम हों। कहने का मतलब है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बताया था कि द एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। ये बताया था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शेप, साइज़ और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, ज़रूरी नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may not be similar in all respects। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम, तो जैसे आइसोटोप जो होते हैं उनको हम इसमें ले सकते हैं। आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका एटॉमिक जो नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। थर्ड जो पॉइंट था वो बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, कि ज़रूरी नहीं वो क्या हों, अलग हों, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, लेकिन जो उनका रिलेटिव मास है वो क्या है, सेम है। अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो कैल्शियम और आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 40। इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो इनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो सेम है, लेकिन ये एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ठीक है, क्लियर है। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमें बताता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। कि इसने ये तो बता दिया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, एटम्स। एटम्स ही ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताता है कि जो रेशियो होता है डिफरेंट एटम्स का, जब वो कंबाइन करते हैं वो फिक्स तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सिंपल हो। हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जब भी कोई अलग अलग एटम्स मिलके कोई कंपाउंड एटम हमें देते हैं या फिर मॉलिक्यूल हमें देते हैं, तो उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने बताया। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें शुगर के मॉलिक्यूल का C12H22O11, तो इसमें अगर हम रेशियो देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये क्या है, 12, 22 और 11, जो कि सिंपल नहीं है। तो इसी से ये प्रूव होता है कि जो रेशियो होता है वो फिक्स तो होगा, लेकिन सिंपल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में जो हमें बताता है कि एटम है एक ऐसे एलिमेंट में भी चेंज हो सकता है। अगर एक एटम का जो एलिमेंट है वो दूसरे में चेंज हो सकता है। एटम ऑफ वन एलिमेंट may be changed into atom of other elements। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऐसा बोलती है। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमने कोई भी नाइट्रोजन का अगर एटम लिया है, नाइट्रोजन का अगर हमने कोई एटम लिया है तो उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में एटम लिया, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं। अगर हमने नाइट्रोजन का एटम लिया है तो हम उसको ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं
अल्फ़ा रेज के साथ इंट्रैक्शन करवा के, अल्फ़ा रेज के साथ इंट्रैक्शन करके उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो 7वां पॉइंट है वो हमें बताता है कि जो मास होता है किसी भी एटम का वो किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में। लास्ट वीडियोस में भी हमने ये पढ़ा था कि अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो मास होता है एटम का वो इंटरकन्वर्टेबल होता है एनर्जी के। द मास ऑफ एटम इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में किए गए और इसको नाम दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। देखिए, जब गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कोरिलेट करने की कोशिश की गई तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट आगे आए, बेrzelius। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। एवोगैड्रो से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेrzelius हाइपोथेसिस क्या है। तो जब इनको कोरिलेट किया गया तो बेrzelius ने बताया कि जो किसी भी गैस के जितने भी वॉल्यूम होती है, कि अगर किसी गैस की एक वॉल्यूम है या दो वॉल्यूम है, वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगी। कि सिमिलर कंडीशन के अंदर, सिमिलर टेम्परेचर या फिर सिमिलर प्रेशर के अंदर जो वॉल्यूम होगी किसी भी गैस की, उनका और जो उनमें एटम्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बताया बेrzelius हाइपोथेसिस ने। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे बेrzelius हाइपोथेसिस। ये क्या बताता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ all gases contains equal number of atoms under similar condition of temperature या प्रेशर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेrzelius हाइपोथेसिस। लेकिन जब ये बेrzelius हाइपोथेसिस को हम अप्लाई करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की फॉर्मेशन करने में, तो एक ड्रॉबैक आती है सामने। वो देखिए, HCl गैस को बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में और क्लोरीन। इससे हमें क्या मिलता है, HCl। अगर इसको हम क्या करें तो ये ऐसे होता है, इसको हम बैलेंस करें तो क्या होता है, 2HCl। तो इसमें हमने देखा था कि इसमें कितने वॉल्यूम थे, एक वॉल्यूम था हाइड्रोजन का और एक वॉल्यूम था क्लोरीन का। इनसे हमें मिले 2 वॉल्यूम HCl गैस की। ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन अगर हम इस वॉल्यूम को इक्वल करें तो इसमें क्या बोलता है, अगर हम मान लें कि इसके पास क्या है, बेrzelius हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक वॉल्यूम है तो एटम भी कितना है, एक है, 1 एटम। इसके पास भी 1 एटम। और ये क्या है हमारा, 2 कंपाउंड एटम, क्योंकि ये क्या है, एक मोलिक्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, कंपाउंड एटम। अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा हाफ एटम, ये भी हाफ एटम, और ये हमारा आ जाएगा एक कंपाउंड एटम, एक मॉलिक्यूल। अगर हम देखें तो ये क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट है। इसने तो क्या बना दिया कि एटम जो है वो डिविजिबल है, इसने हाफ कर दिया इसको। तो ये इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया बेrzelius हाइपोथेसिस और डाल्टन के बीच में, और इसी कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए आगे आए एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या बताया कि जो कोई भी मैटर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, किसी भी मैटर को उन्होंने 2 अल्टीमेट पार्टिकल्स में डिवाइड किया।
जो क्या थे, एक था हमारा एटम और दूसरा था हमारा मॉलिक्यूल। उन्होंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया इनको। एटम को उन्होंने बताया कि एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो कैसे बोलेंगे एटम को? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नोट, कि वो कर भी सकता है और नहीं भी, मे नोट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन एनी केमिकल रिएक्शन। एटम को उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया और दूसरा उन्होंने डिफाइन किया मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल के लिए उन्होंने बोला कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होते हैं? एलिमेंट या फिर कंपाउंड, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था, या फिर कंपाउंड क्लासिफिकेशन। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है? कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। क्लियर है? तो एवोगैड्रो ने हमें बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उनका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। उनको हम एटम्स नहीं बोलेंगे गैसेस के अंदर। तो इसलिए उन्होंने एक थ्योरी दी, हाइपोथेसिस दी। देखिए उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर हम इसको डिफाइन करें तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रो लॉ ये हमें बताता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर बोले एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगी किसी भी गैस की वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। एन से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर हम एग्जांपल लें कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कोई भी एक कंटेनर ले लिया, इस तरह से कोई भी एक कंटेनर ले लिया जिसमें उन्होंने ले ली हाइड्रोजन गैस H2 के कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह से, और दूसरे कंटेनर में उन्होंने ले लिया नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐसे। तो उन्होंने क्या पाया कि जो दोनों में ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? इक्वल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है, क्योंकि जो टेम्परेचर था, प्रेशर था वो भी इक्वल था और इनकी जो वॉल्यूम थी वो भी इक्वल थी। तो इक्वल वॉल्यूम पे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर हम गे-लुसैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ से अगर हम वाटर को मॉलिक्यूल को बनाएं या फिर वाटर गैस को बनाएं, वाटर वेपर्स को, तो हमने क्या लिया? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए, हम इनको एटम्स नहीं बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और एक लिया हमने ऑक्सीजन का गैसियस फॉर्म में। इनसे हमें क्या मिला? 2H2O वाटर वेपर्स मिले गैसियस फॉर्म में। तो इसमें देखिए इसकी वॉल्यूम कितनी है? 2 वॉल्यूम है, और इसके पास कितनी है? 1 वॉल्यूम, और इससे जो हमें मिला उसकी भी क्या है? 2 वॉल्यूम्स। अब हमें बताया गया है कि जो वॉल्यूम है वो इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं, इसके अंदर 1 और इसके अंदर 2, इस तरह से। तो ये क्या करता है? ये सक्सेसफुली अप्लाई हुआ सब तरह की केमिकल रिएक्शंस पे और इसको वैलिड माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा एवोगैड्रो
हाइपोथेसिस या फिर एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज हमने किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद एक नई थ्योरी आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई, और उसके बाद हमने किया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। आई होप आप सबको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में।